नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने पूरी दुनिया के सामने बड़ा संकट पैदा कर दिया है। इस जंग ने पूरी दुनिया को गहरी चिंता में उलझा दिया है। तो इस हालात से निपटने के लिए मोदी सरकार भी पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। लोकसभा और राज्यसभा में बयान देने के बाद पीएम मोदी अब हालात को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण पूरी दुनिया में तेल और ऊर्जा की कमी का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में पूरी दुनिया इस संकट को लेकर चिंता में डूबी हुई है। भारत में भी कई तरह की अफवाहें लोगों को बेचैन कर रही हैं। एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कमी की खबरों ने लोगों को परेशान कर दिया है। ये परेशानी कई जगहों पर लंबी लंबी कतार के रूप में सामने आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार इस हालात से निपटने के लिए सभी वैकल्पिक उपायों पर काम कर रही है। जंग के कारण पैदा हुए हालात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी बेहद गंभीर है। इस संकट को लेकर पीएम लोकसभा और राज्यसभा में अपना बयान भी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने हालात पर गहरी चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए रखे हुए है और फिलहाल देश में तेल गैस की कमी का संकट नहीं है। संसद के दोनों सदनों में बयान देने के बाद अब पीएम मोदी इस संकट पर सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से गंभीर चर्चा करने का फैसला किया है। शुक्रवार को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, जिसमें ईरान जंग के बाद बिगड़े हालात पर चर्चा संभव है। चुनावी राज्यों के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं गुरुवार को भी सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की खबरों को खारिज किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, भारत के पास 60 दिन का पेट्रोल डीजल है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही किल्लत की खबरों को प्रोपेगेंडा बताया है, जिसका मकसद बाजार में पैनिक बाइंग शुरू कराना है। मंत्रालय ने कहा है कि शॉर्टेज की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 36 साल के सन्नाटे के बाद एक बार फिर कश्मीर की वादियों में जय श्री राम गूंज उठा। घंटा और घड़ियाल की ध्वनि मन में भक्ति का भाव भरने लगी। आतंक से आस्था तक के इस सफर में श्रीनगर का ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर आज फिर उम्मीद का प्रतीक बनता दिखाई दिया। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में झेलम नदी के किनारे स्थित रघुनाथ मंदिर, जहां कभी वीरानी पसरी रहती थी, आज वहां श्रद्धा का सागर उमड़ रहा है। 36 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद रामनवमी के पावन अवसर पर इस मंदिर के द्वार भक्तों के लिए फिर से खुल गए। फूलों से सजा हुआ परिसर, रंग बिरंगी रोशनी में नहाया मंदिर और हर ओर गूंजते भजन, मंत्र और घंटियों की ध्वनि। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक वापसी है उन क्षणों की जो कभी इसी घाटी की पहचान हुआ करती थी। 36 साल पहले ये रामनवमी का पर्व हर साल यहाँ मनाया जाता, बड़े जोश खलूस से मनाया जाता था। लेकिन आतंकवाद के कारण ये मंदिर बिल्कुल खंडरात बन गया था। इसमें बेशकीमती मूर्तियाँ थी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। अभी भी हमने मूर्तियाँ नहीं लगाई। ये आपके राइट में, लेफ्ट में या पूरे परिक्रमा में कम से कम 23 मूर्तियाँ थी। इसके अंदर बेशकीमती मूर्तियाँ थी, वो पूरी तोड़ दी गई है, वो सब फेंक दिया गया था आतंकवाद में। तो वो दोबारा से भी सरकार के लिए भी काफ़ी इसमें हेल्प किया है इसको रेनोवेट करने में। तो करीब 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है अभी तक इसके ऊपर। इसमें अभी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि उस स्तर पे काम नहीं हुआ जिस स्तर पे इसका अपना आर्किटेक्चर था। अभी उस स्तर पे ये नहीं बना है, तो थोड़ा और समय लगेगा इसमें बनने के लिए। तो लेकिन यहाँ माहौल काफ़ी चेंज हो गया है एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हमारे भाई दूसरे भाई भी वापस आ जाए, ऐसी पहल करें, यहाँ पर लोगों से मिले, इंटरेक्ट करें। 36 साल के बाद ये परमात्मा की कृपा रही कि 36 साल बाद भी हमें अपने आप में एक फीलिंग आई कि अब हवन करना चाहिए, और 36 साल बाद ये हो गया है पॉसिबल। और उसमें हम अपने यहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई भी है उनका भी योगदान है, वो भी बहुत हमसे ज़्यादा तो उत्साहित वो लग रहे हैं हमें। और 36 साल हमें इससे पहले करना चाहिए था, मगर मंदिर की जो हालत थी वो बहुत खस्ता थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भरपूर हमें सहयोग दिया है। और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में मैं डीसी साहब
को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा, जिसकी बदौलत ये पॉसिबल हो सका है, और सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ के हमसाया जो है। ओम गणपतये विद्महे स्वाहा प्रचोदयात् स्वाहा। हवन, पूजा अर्चना, भजन कीर्तन के बीच भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मंदिर के हर कोने ने मानो अपनी खोई हुई रौनक को फिर से पा लिया। आपको बता दें कि डोगरा शासक गुलाब सिंह ने 1835 में इस मंदिर की नींव रखी थी और उनके पुत्र महाराजा रणवीर सिंह ने 1860 में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण किया। तब से ये मंदिर कश्मीरी हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन का बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन 1990 में आतंकवाद ने जब पूरी घाटी को अपने आगोश में ले लिया तो हिंदुओं की आस्था का ये बड़ा केंद्र भी उससे बच नहीं पाया। आतंकियों ने मंदिर पर हमला किया, मूर्तियों को खंडित किया और उन्हें झेलम नदी में फेंक दिया। इसके बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन के साथ ये मंदिर भी वीरान हो गया और दशकों तक खामोश खड़ा रहकर पीढ़ा सहता रहा। आखिरकार 2008 में मंदिर के पुनरुद्धार की शुरुआत हुई, जब तत्कालीन राज्यपाल NN वोहरा के सहयोग से मंदिर समिति ने इसे फिर से संवारने का बीड़ा उठाया। बीच बीच में अशांति और चुनौतियां आईं, लेकिन प्रयास जारी रहे। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर को उसकी पुरानी गरिमा लौटाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी ये मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक हुआ करता था। दशहरा हो या रामनवमी, हर त्योहार में हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। हम इस वक्त मौजूद है इसी मंदिर में। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे 36 साल के संघर्ष के बाद कश्मीरी पंडित ने फिर से ये मंदिर जो है खोला गया है और इस मंदिर में जो है आज हवन भी हुआ, पूजा पाठ भी हुई। तरह तरह की तस्वीरें अगर देखें जी, पूरे कश्मीर घाटी में 2019 के बाद कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो टेम्पल्स है जिसको खोला गया, जो 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से जो टेम्पल्स को बंद किया गया था और कुछ मंदिरों को जो है ग्रेनेड अटैक्स किए गए थे और कुछ मंदिर को जो है उनकी प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया गया था। और उसमें एक मंदिर ये भी है रघुनाथ मंदिर, कश्मीर घाटी में हब्बागदल के इलाके में ये मंदिर है और इसको भी जो है 1990 के दशक में वैंडलाइज किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है लगातार संघर्ष केंद्र सरकार की तरफ से और लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा की तरफ से जो है इसको फिर से रिनोवेट किया गया और आज ये मंदिर जो है आवाजाही के लिए खोला गया और तमाम तरह का देखा जाएगा। कश्मीरी पंडित के साथ साथ कश्मीर यहाँ पे स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे। आपको पता तो चले कि 90 के दशक में अगर देखा जाएगा काफ़ी सारे मंदिर जो ऐसे हैं जिसको वैंडलाइज किया गया था। ये बिल्कुल इलाका जो है आतंकवादी, जो JK-LF का आतंकवादी था। आज जब मंदिर के प्रांगण में फिर से भीड़ उमड़ी है तो ये नजारा किसी मेले से कम नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है। रघुनाथ मंदिर आज सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि कश्मीर की नई कहानी है, जहाँ फिर से विश्वास जिंदा हो रहा है और उम्मीदें आकार ले रही हैं। सालों बाद गूंजती एक घंटिया सिर्फ पूजा का संकेत नहीं बल्कि एक नए कश्मीर की दस्तक है। ये बिल्कुल इलाका जो है आतंकवादी, जो JK-LF का आतंकवादी था, बिला बेटा कराटे फारूक मडार, वो इसी इलाके के पास में रहता। उसके साथ साथ जायदा मडार जो JK-LF का तांता यहाँ पे लगा रहता था। JK-LF का जो एरिया है यहाँ पे आतंकी संगठन JK-LF जो है वो संघर्ष थी। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा फिर से एक बार जो है कश्मीरी पंडित के साथ साथ कश्मीरी मुस्लिम यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि इस मंदिर में फिर से वही रौनक लौट आए, फिर से वही चहल पहल देखने को जो 1990 के दशक में देखने को मिलती थी। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। दिल्ली के विवेक विहार में सन्नाटा था। लोग सो रहे थे लेकिन कुछ बोर हो रहे लड़के सड़कों पर आग का खेल खेलने लग गए। ना कोई पुरानी दुश्मनी, ना कोई रंजिश, बस मजा लेने के लिए राजधानी की सड़कों को सुलगा दिया गया। देखिए विवेक विहार के इस फायर गैंग की पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के फायर गैंग के राज से उठा पर्दा। नाबालिगों का खतरनाक शौक, बोरियत दूर करने के लिए आग का खेल। दिल्ली के शादरा जिले के विवेक विहार में
मार्च 2026 की कई रातों का सन्नाटा उस वक्त खौफ में बदल गया जब फायर गैंग के हुड़दंगी लड़कों ने रात के अंधेरे में इलाके में खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि शाहदरा जिले के विवेक विहार के ज्वाला नगर में देर रात को किस तरीके से नाबालिग लड़कों का एक झुंड गली में निकलता है और गली में खड़ी हुई गाड़ियों पर किस तरीके से पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा दे रहा है। खास बात यह है कि इस दौरान इन्हीं में से एक शख्स इस घटना का वीडियो भी बना रहा था। पुलिस कंप्लेन हुई और जब जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। यह सब किसी दुश्मनी में नहीं बल्कि अपनी बोरियत दूर करने के लिए किया जा रहा था। विवेक विहार के ज्वाला नगर में महज 13 से 14 दिनों के अंदर आगजनी की 3 बड़ी वारदातें सामने आई। 6 से 7 मार्च की रात से शुरू हुआ ये सिलसिला 19 से 20 मार्च को फिर दोहराया गया। हर बार निशाना बनी घर के बाहर खड़ी गाड़ियां। हालांकि जब पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। गाड़ियों को आग लगाने वाला कोई शातिर अपराधी नहीं बल्कि 9वीं, 10वीं और 11वीं के नाबालिग छात्र निकले, जिन्होंने कबूल किया कि वो बोरियत की वजह से ये सब कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों नाबालिगों को पकड़कर उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। सवाल ये है कि क्या बोरियत अब अपराध की वजह बनता जा रहा है या फिर नाबालिग होने की वजह से ऐसे अपराधों को हल्के में लिया जा सकता है। विवेक विहार की यह घटना गाड़ियों में आग लगाने की नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह ने लोगों के सुख चैन को छीन लिया है। लिहाजा पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर कतारें दिखने लगी हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। सरकार के लगातार आश्वासनों के बावजूद पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह वाला बाजार गर्म होता दिख रहा है। यही कारण है कि देश भर में लोग इसे लेकर बेचैन दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिख रही है। कई जगहों पर तो लोगों की भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में इंडिया डेली की टीम ने सही हालात को समझने की कोशिश की और जम्मू कश्मीर के ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से बात की। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हर्षित सिंह, सुपरवाइजर सुरिंदर सिंह और टैंकर ड्राइवरों ने स्पष्ट किया कि राज्य में तेल की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इंडिया डेली की टीम में जांचने पहुंची है कि क्या वाकई में हालात खराब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, एलपीजी की, क्या कहीं पर कोई शॉर्टेज। आप देख रहे हैं मेरे पीछे तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो एलपीजी का जो है बहुत बड़ा डिपो है जहाँ से ऑयल एलपीजी पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में यहाँ से जाती है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ जो इस यहाँ के जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन है उनके लोग हैं। यहाँ पर हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं हर आशीष जी। लगातार ऐसे माहौल बन रहे हैं या एक पैनिक क्रिएट हो चुकी है पूरे भारत ही नहीं देश पूरे विदेश में भी, हर जगह पूरी दुनिया में। देखिए ऐसा है कि आपको पता होगा जैसे ये युद्ध का जो पूरा मैं इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर ही कहूँगा कि काफ़ी इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। स्वाभाविक है उसके कारण क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में लगी हुई है जंग, तो मिडिल ईस्ट पूरा इस पेट में आया हुआ था। मिडिल ईस्ट में आपको पता है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोड्यूसर्स हैं तेल के वो मिडिल ईस्ट के देश ही हैं। तो हिंदुस्तान सबसे बड़ा खरीदार है कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का। तो स्वाभाविक है कि उसका एक प्रेशर, एक दबाव है जो मुल्क के ऊपर अभी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के सचिव हर्षित सिंह ने स्पष्ट किया कि जम्मू के नरवाल स्थित डिपो में सभी ऑयल कंपनियों के भंडारण केंद्र मौजूद हैं, जहां से रोजाना करीब 350 से 400 टैंकरों में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल भरा जाता है। इस सप्लाई में किसी तरह की कोई कमी या बदलाव नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि नरवाल डिपो से जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों और लद्दाख के 2 जिलों में नियमित रूप से सप्लाई जाती है। ऑयल एसोसिएशन के जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जो एडवाइजर सुरेंद्र जी ये भी मौजूद, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 350-400 के आसपास टैंकर जो भरा जाता है रोज यहाँ पर, क्या पहले भी इतना ही भरा जाता था और क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई हैं? देखिए सर, हमारा ये जो यहाँ से तेल जो स्टॉकिस्ट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया
कि हमारे लेह में भी डिपू हैं, करगिल में भी डिपू हैं तेल के, और श्रीनगर में भी तेल के डिपू हैं। जम्मू में तो आप देख ही रखते हैं, ये तीनों कंपनीज का बहुत बड़ा डिपू है। ऐसा कुछ नहीं था कि पहले तेल ज़्यादा जा रहा था या आज कम जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो रूटीन वाइज है ऐसे ही तेल जा रहा है। बाकी जितने भी डीलर हैं जिन पंपों पे तेल जा रहा है, जैसे जैसे उनकी रिक्वायर होती है, सेल अफसर रिक्वायर करता है, वो गाड़ियाँ यहाँ से भर के हमारे ड्राइवर जा रहे हैं। बाकी आपने देखा पीछे हमने जो टॉप अप किया, टेंशन बनी थी जो इसराइल और ईरान की, तो हमारे ड्राइवर्स ने उस जजीला को पार किया गाड़ियों का चैन लगा के, क्योंकि टैंकर्स और ट्रक में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इसका जो लोड होता है बड़ा, इसका बैलेंस नहीं होता है। आम हिली रोड पे चलाना भी रिस्की है, लेकिन स्लिप बर्फ पे चलाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हमारी यूनियन ने ड्राइवरों को हमने मीटिंग ली, लेकिन लोगों को हमने बोला भाई आपको जाना पड़ेगा, देश के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि हमारे ड्राइवर रुकते हैं, हमारे ड्राइवर गए हैं, पूरा तेल डिपू पूरा टॉपअप करके गए हैं, और उसके बाद भी जो हमारा एविएशन है उसको भी टॉपअप किया, पूरा फुल टॉपअप किया। हमारी जो यूनियन है ऐसे सर्विस करती रहेगी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है सर। इंडिया डेली से बातचीत में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप पर फैल रही अफवाहों के कारण लोग पैनिक में आकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बेवजह दबाव बन रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य तरीके से ही पेट्रोल डीजल की खरीदारी करें। वहीं टैंकर ड्राइवर्स और मालिकों ने यह भी बताया कि कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने पता नहीं क्या किया, ये परसों मीडिया में क्या आ गया तो कल से वहाँ पैनिक हो गए, मगर आज मैं देख रहा हूँ कि हर एक पंप में सप्लाई जा रही है बड़े स्मूथली। मगर लोगों से मेरी दरखास्त है, पैनिक मत हो जाइए, अपने पास ये डब्बे कैन वगैरह ये मत भरिए प्लीज़। मैं आपसे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चीज़ पैनिक हो जाएगा तो फिर कल और कुछ भी हो सकता है उसके साथ। मेहरबानी करके हमारे पास तेल के भंडार है पंपों डिपो में, BPCL, IOCL और HPCL में कोई तेल का इशू नहीं है। हमारी गाड़ियां वहां लोड खड़ी है आज 10-10 दिन से। निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट की जंग पूरी दुनिया के सामने एक बड़े संकट के तौर पर उभर कर सामने आई है। इस संकट के असर से भारत भी अछूता नहीं है, लेकिन सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। ऐसे में हमें साथ आने की जरूरत है और अफवाह से बचने की जरूरत है। लोगों में जो भय का माहौल है उसको खत्म किया जाए और ऐसे सोशल मीडिया पर जो भ्रामक वीडियोस या भ्रामक खबरें आ रही हैं उनसे दूर रहा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में सरकार जो है लगातार इन चीज़ों की डिमांड पूरी करती आ रही है। कैमरामैन सुन के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। एमपी में जनता की नाराजगी को कम करने के लिए बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। पार्टी ने मंत्रियों से लेकर विधायकों और सांसदों तक के लिए नया प्लान तैयार किया है ताकि जनता से सीधा संवाद बढ़ाया जा सके और शिकायतों का तुरंत समाधान हो। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ऐसे में जनता की नाराजगी किसी भी सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। लगता है मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार को ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि जनता की नाराजगी से सरकार की साख पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अब बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की रणनीति तैयार की है। सरकार ने मंत्रियों विधायकों को लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीरता दिखाने की ताकीद की। इसके बाद मंत्री अब हफ्ते में 2 दिन मंत्रालय में बैठकर जनता की समस्याएं सुने। वहीं निर्देशों के अनुरूप विधायक और सांसद भी अपने अपने इलाकों में सक्रिय दिखाई देंगे। सूत्र कहते हैं कि सरकार को लगातार मिल रही शिकायतों और जमीनी स्तर पर असंतोष की खबरों के बाद ये फैसला लेना पड़ा है। बीजेपी का मानना है कि जनता से दूरी बढ़ने से नाराजगी बढ़ती है और इसे कम करने के लिए सीधा संवाद जरूरी है। कांग्रेस भयाक्रांत है, कांग्रेस डरी हुई है और कांग्रेस जनता की विरोधी है। कांग्रेस नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के कल्याण के कार्य होते रहें और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी समस्त मंत्रीगणों को उनका निर्देश है और वो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में अपने प्रभार के जिलों में भी रह रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी का गज केसरी चाल से भी वो दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने तो मात्र 3 महीने में ही अपनी प्रदेश की कार्य समिति बना दी। साथ ही साथ जो प्रदेश के मंत्रीगण हैं उनको प्रदेश कार्यालय में उनकी व्यवस्था भी की, जिससे कि प्रदेश भर के समस्त कार्यकर्ताओं के भी समस्याओं का समाधान होता रहे। वहीं विपक्ष इस पूरे प्लान को बीजेपी की मजबूरी बता रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अब जनता के दबाव में आई है और ये कदम सिर्फ इमेज सुधारने की कोशिश है। डैमेज तो इतना हो गया कि कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। वो 2 क्या 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दे
तब भी जनता में फैला अविश्वास अब नहीं समेटे जाएगा। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से 2 मंत्री की ड्यूटी लगी है, एक महिला अपनी बच्ची को लेकर भाजपा के कार्यालय पहुंचती है, मंत्री जी गाड़ी में बैठ के भग जाते हैं, लोग उसका तमाशा देखते हैं, मगर उस महिला की गुहार नहीं सुनी जाती है। अब आप बताओ, महिला सशक्तिकरण की बात करने वालों के कार्यालय में महिला अपनी बच्ची को लेकर जा रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, वो कह रहे हैं हम 2 मंत्री की ड्यूटी लगाएंगे। कौन से मंत्री की ड्यूटी लगाओगे? जो जनता को गरीब कहता है। कौन से मंत्री की ड्यूटी लगाओगे? जो देश की बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा नेताओं का कहना है कि अगर सरकार सही काम कर रही होती तो डैमेज कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जनता के गुस्से का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी खुद एक अब डैमेज पार्टी हो गई है। भारतीय डैमेज पार्टी है जो खुद में भी डैमेज है और देश को भी डैमेज कर रही है। ना उनके पास कोई रणनीति है किसी तरीके की संगठन को चलाने की और ना देश चलाने के लिए। इसलिए आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी तक निगम मंडलों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 3 साल का उनका टर्म होता है, 2 साल मोहन यादव की सरकार को हो चुके हैं और जिनकी नियुक्ति हो रही है, जैसे मैंने अभी देखा कि जयभान सिंह पवैया जो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जिन्होंने सिंधिया के खिलाफ लड़ा, जिन्होंने ग्वालियर छोड़कर के गुना आना पड़ा, उनका कद देखते हुए उनको एक निगम मंडल या आयोग का अध्यक्ष बनाया है। ऐसा एडजस्टमेंट और ये झगड़े रोकने के लिए एक एडजस्टमेंट है, इसीलिए सूची रुकी हुई है निगम मंडलों की, नियुक्तियां रुकी हुई हैं। आप देखिए कई जिलों की, चाहे भोपाल हो, सागर हो, अन्य जिलों की जो इन्होंने नियुक्तियां भी करी, वो लिस्टें रोक करके बदलनी पड़ी। तो अंदर खाने में बहुत झगड़े हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी का ये डैमेज कंट्रोल प्लान जनता की नाराजगी को कम कर पाएगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक मैनेजमेंट बनकर रह जाएगा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, लेकिन अब सरकार और संगठन के लेवल पे तैयारी हो रही है कि किस तरह से जो जनता की नाराजगी है उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो सवाल उठ रहा है पॉलिटिकल सर्कल में कि इतनी जल्दी जनता की नाराजगी। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। बंगाल में चुनाव की घोषणा होते ही जहां सभी पार्टी पूरी तैयारी में जुट गई है, वहीं चुनाव को लेकर तनाव भी चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार को दक्षिण 24 परगना में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प कोई नई बात नहीं है और फिर अब तो चुनावी मौसम है। ऐसे में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बात का नतीजा देखने को मिला दक्षिण 24 परगना जिले में, जहां बासंती विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को बासंती विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में है। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार जब अपने समर्थकों के साथ में प्रचार करने पहुंचे, तभी वहां पर मौजूद टीएमसी समर्थकों ने उनके प्रचार की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस रिकॉर्डिंग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहसबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते इस बहसबाजी ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गुंडागर्दी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक जो डीजीपी से, सीपी से, एसपी से बहुत सारा चेंज किया, नीचे ओसीआईसी को चेंज करना चाहिए। नहीं उन्हें जो इंस्ट्रक्शन भेज रहा है सीपी, डीजी, एसपी, नीचे तक काम नहीं कर रहा है। कल मेरा प्रत्यक्ष अभिज्ञता हुआ है भवानीपुर में, रात 1 बजे तक बीजेपी का एक टेम्पोररी कैंप के लिए कुछ बैम्बू, कुछ सामान जा रहा था, उसको भी रोक दिया था। वहाँ का एडिशनल एसपी, ओसी, सीपी ने मुझे बताया हम लोग तुरंत कार्रवाई करूंगा, लेकिन 1.5 घंटा तक चला गया। ये लोग सीपी का बात भी नहीं मान रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि बीच बचाव करने पहुंची पुलिस भी निशाने पर आ गई। हालांकि पुलिस ने हालात को जल्द ही काबू में ले लिया और इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इस घटना को लेकर बीजेपी उम्मीदवार विकास सरकार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे ने बिना उकसावे के हमला किया और इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।